आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद और पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजकिशोर शर्मा जी। हम इनका स्वागत करेंगे। और बिहार में जो अभी स्थिति है, एक गजब की स्थिति है। कोई कह रहा है कि खेला होगा, विधायकों को इधर से उधर ट्रांसफर करवाया जा रहा है। झारखंड में शपथ हो गया है, झारखंड में टेस्ट भी पास हो गए, सारा चीज क्लियर हो गया है। सर से मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि बिहार में जो हो रहा है, इससे नीतीश कुमार को भविष्य में कितना फायदा होने जा रहा है? देखिए मीरा साहब, नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक विश्वसनीयता रही है, खासकर जो एक परसेप्शन रहा है उनके पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को लेकर, तो निश्चित तौर पे आज की तारीख में नीतीश कुमार जी ने अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता को खो दिया। और जब एक इतने ऊंचे कद का पॉलिटिकल पर्सनालिटी पूरे देश के पैमाने पर, जो एक देश के चेहरा के बतौर देखा जा रहा था, और वैसी स्थिति में इस तरह का निर्णय लेना और केवल कुर्सी के लिए, केवल सत्ता के लिए ये निर्णय लेना, निश्चित तौर पे उनके पॉलिटिकल जो उनकी कमाई अब तक की रही है, वो अपनी पूरी कमाई समाप्त कर चुके हैं। इसलिए उनको आने वाले समय में राजनीतिक रूप से कोई लाभ नहीं होने वाला। इसका खासा असर उनकी पार्टी पर पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि विश्वसनीयता खो चुके हैं और यहाँ एनडीए उनको रोकना चाह रही है, महागठबंधन उनको रोकना चाहिए, मतलब जिधर भी चाहे वो जाना चाहें, जिधर चाहे जब चाहे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। यही तो देखिए बहुत आश्चर्यजनक बात है कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए त्यागपत्र देता है और फिर मुख्यमंत्री बनने के त्यागपत्र देता है। ये अपने आप में ही बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। और जहां तक एनडीए का सवाल है, खासकर भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम तो एनडीए का मतलब बीजेपी समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। ये बीजेपी की एक हमेशा से कोशिश रही है, क्योंकि आप पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री को आप देखेंगे, आजादी की लड़ाई और आजादी की लड़ाई के बाद आजाद भारत और आजाद भारत के बाद की जो राजनीति रही देश की, तो इस पूरे दौर में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन से उपजी, आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि जितने उसके आनुषांगिक संगठन हैं, सबों ने पूरी कोशिश की कि हम हिंदू राष्ट्र के एजेंडा को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से भी, और अब तो बिल्कुल वो चीजें सामने है कि हिंदू राष्ट्र के एजेंडा को लेकर उनकी कोशिश तो शुरू से रही है कि भारत को हम एक हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। इस कोशिश में चूंकि कांग्रेस की नीतियों ने कभी भी उनको आगे आने नहीं दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, वह भी उनके आड़े हाथों आता रहा। तो सदैव गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के सहारे वो किसी न किसी कंधे को पकड़कर सत्ता में आते रहे हमेशा। और जब बिहार उनके हाथ से निकल गया और लगा कि सोशल जस्टिस, जो बड़ा ही बहुत बड़ी लड़ाई है सोशल जस्टिस, क्योंकि संविधान का जो संकल्प है और उसमें यह है कि हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। और हमारे यहाँ ये संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के आड़े हाथों आता है। लेकिन जब नीतीश जी इधर फिर आए भाजपा को छोड़कर, तो खासकर यहाँ के बुद्धिजीवियों को, सामाजिक न्याय के पैरोकार लोगों को, और उस पार्टी को जो पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है, बतौर लड़ रही है, तो एक बड़ी खुशी हुई कि सोशल जस्टिस की लड़ाई को हम गति देंगे। और ये जो भारत को विभाजित करने वाली राजनीति जो भाजपा की है, कि हम विभाजन करके बहुसंख्यवाद की राजनीति के जरिए अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडा को आगे बढ़ाएं, तो लगा कि अब हम इसे रोक डालेंगे। लेकिन नीतीश जी का ये पलटी मारना और जाना, निश्चित तौर से नीतीश जी वो यह कहने में हमको जरा भी संकोच नहीं है कि सोशल जस्टिस के, सामाजिक न्याय की लड़ाई के वो योद्धा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के वो दुश्मन भी। एक सवाल हम करना चाहेंगे आपसे कि अभी मतलब भारत में जो राजनीति हो रही है, जिसको जो मतलब विदेश के लोग, जो अन्य देशों के लोग क्या सोचते होंगे, जहां पे राजनीति में खुले मन से
जैसे अमित शाह ने कहा नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद हो चुका है, ये सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं उस दिन पगड़ी उतारूंगा जिस दिन नीतीश जी को उतार दूंगा। अब फिर उन्हीं के चरण बंधन होता है, फिर उन्हीं का चरण बंधन होता है। अमित शाह ने कहा, फिर उनको पार्टी में ले लिया गया। तो इस तरह के झूठ को भारत में किस तरह से देखा जाता होगा, या क्या आप कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मेजोरिटी जनता जिसको राजनीति और राजनीति की जो नैतिकता है, क्या राजनीति में झूठ बोलना ये इतना मतलब एकदम खुल के झूठ बोलना, हरे मंच से झूठ बोलना? अब तो आप देख रहे हैं कि अब तो लोग मान चुके हैं कि राजनीति में झूठ और सच जैसी कोई बातें नहीं होती है। तो राजनीति की जो अपनी नैतिकता रही है और जिस कारण से राजनीति हमेशा से एक आकर्षण का विषय रहा है, चाहे आम आदमी चर्चा के माध्यम से उसमें शामिल हो या जो पार्टी हैं या पार्टियों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो राजनीति में शौक से शामिल होते हैं। लेकिन अब राजनीति ने अपनी वह नैतिकता खो दी है जिसकी वजह से राजनीति तो हेट का सब्जेक्ट हो गया। क्या अन्य देशों में भी इस तरह की बातें देखने को मिलती है? नहीं, ऐसा खासकर देख लिए कि जो भी यूरोप के देश हैं या डेमोक्रेसी जहां बड़ी मजबूती से जहां है, आप अमेरिका कोई देख लीजिए, डेमोक्रेसी का वो सबसे बड़ा मैंने पैरोकार है और डेमोक्रेसी को वो जीता है और दुनिया में भी वो इसका ख्याल रखता है कि डेमोक्रेसी जिंदा रहे, इसकी वो हम लगातार कोशिश करता है। भले वो हमारी तरह विशाल देश नहीं है, लेकिन आज देख लीजिए कि अमेरिका में इस तरह की राजनीति नहीं होती है, या राजनीति की जो नैतिकता है उसके साथ जितना खिलवाड़ वर्तमान समय में हो रहा है ना, राजनीति के साथ ऐसा खिलवाड़ कभी नहीं होगा। जो माहौल अभी देश में बना हुआ है, खासकर राम मंदिर के बाद, क्या आपको लगता है जो मतलब दावा किया जा रहा है कि 400 सीट भाजपा? नहीं, राम मंदिर के वजह से एक तो एक डिबेट है, इनका एक शब्द ही है कि अभी आप देखें कि हर जगह ये बात आ रही है कि राम आए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि राम गए कहाँ थे कि राम आए? राम तो कहीं गए नहीं थे, तो राम आए हैं, ये शब्द ही अपने आप में राम को बहुत ही छोटा करके देखने की कोशिश हो रही है। राम की चर्चा हम इसलिए करते हैं कि रामत्व की चर्चा हम करते हैं, रामत्व मेरे लिए महत्वपूर्ण है। राम एक ऐसे समय में आए, हम आपको विशेष तौर पे ये बताना चाहेंगे कि 2 कालखंड भारत में ऐसे हैं, एक कालखंड त्रेता का है और एक कालखंड द्वापर का है। और इन दो कालखंडों में जो घटनाएं घटी और राम के रूप में, कृष्ण के रूप में जिन्हें अवतार माना गया, और अवतार माना गया, उसके 2 दृष्टिकोण हैं। हम एक अलग दृष्टिकोण से राम और कृष्ण को देखते हैं। तो 2 कालखंड का इतना व्यापक प्रभाव है इस भूमि पर, भारत भूमि पर, कि इन 2 कालखंडों का प्रभाव की चर्चा हमेशा हो। जब कभी भी भारत के किसी भी भूभाग में कभी भी कोई बात होगी कि दो कालखंडों की घटनाओं को कहीं न कहीं किसी न किसी मामले में रेलिवेंसी के बतौर देखा जाए। तो ये दोनों कालखंडों के 2 महानायकों का व्यापक असर है। सर, लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है सर, यहाँ जिस तरह का एक वातावरण बना, एक भावनाएं लोगों की जुड़ी है राम, इसमें कोई शक नहीं है। हम किसी भी दल को सपोर्ट करते हो या कोई किसी दल को सपोर्ट करता हो, लेकिन राम के प्रति हिंदुस्तान के हिंदुओं में निश्चित भावना है। उसी भावने को बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, इनकी कोशिश है, लगातार ये राम के सहारे मत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और हिंदू मतों के ध्रुवीकरण का कार्ड इनके द्वारा खेला जाता है। ये सबको पता है कि धर्म एक ऐसा विषय है जिसके सहारे हम आसानी से लोगों को भ्रम में रख सकते हैं, और ये लंबी समय से बातें चली आ रही है। वो चाहे चर्च का सवाल हो या कहीं भी आप धर्म के सहारे लोगों को पोलराइज कर सकते हैं। ये फायदा करेगा लोकसभा में? बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठापन समारोह में एक प्रधानमंत्री सारे संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़कर प्रधानमंत्री के द्वारा जो प्रदर्शन हुआ है, ये इस देश की बड़ी आबादी को और बुद्धिजीवी आबादी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। एक सवाल और हम एक बात आपको यहाँ पर रोकेंगे और ये कहना चाहेंगे कि फिर हम गौहर राजा के उस शेर को हम याद दिला दें
को कि गौहर रजा ने कहा था कि अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान लिया, पर बाहर की रोशन दुनिया तुझसे सच बुलवाएगी। आप देखिएगा कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ही इनको सच का सामना करना और सच बोलना इनकी मजबूरी होगी, बोलना पड़ेगा। एक सवाल और हम कहेंगे, देश का जो प्रधानमंत्री जो होता है वो तो सभी धर्मों के लिए होते हैं, सभी के लिए। आज मंदिर का शुभारंभ हुआ तो प्रधानमंत्री गए, पूरा मतलब सारा देखे आप क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। कल उसी प्रदेश में मस्जिद भी निर्माण होगा, बिल्कुल, जो जमीन दिया गया है या जो, क्या उस मस्जिद में भी उनको जाना चाहिए या उस मस्जिद के का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, प्रधानमंत्री की नैतिकता ये है कि जब आप कहते हैं कि हम 140 करोड़ नागरिकों के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री को ये करना पड़ेगा। अगर इस राष्ट्र को मजबूत बनाना है, इस राष्ट्र की आत्मा को मजबूत बनाना है, इस राष्ट्र की आत्मा को जीवित रखना है, तो उनको यह भी करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ बहुत धन्यवाद सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजकिशोर शर्मा जी मौजूद थे। इन्होंने बहुत सारी बातें की। अगली बार फिर से नए विषय के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।